हेलो एवरीवन, मैं आदित्य मेहर बहुत स्वागत करता हूं आपका चंद्रा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित है यासिर अली जी और इन्होंने हाल ही में व्यापम द्वारा आयोजित एडीओ की परीक्षा में ओवरऑल स्टेट रैंक इनका 14th हासिल किया है और इन्होंने अभी अभी सफलता अर्जित की है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे यासिर अली से उनके संघर्ष और सफलता के बीच में जो जो कड़ियां रही उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो यासिर, सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारी चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको आपकी सफलता पर। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे एस्पिरेंट्स को सबसे पहले एक अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं आपका और चंद्रा एकेडमी का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान करके मेरे भाग्य में और इजाफा किया है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आपका और चंद्रा एकेडमी का। सर, मैं कटघोरा के वार्ड क्रमांक 11 का निवासी हूं और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, नगर पालिका कटघोरा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर आसीन थे और अभी रिटायर हो चुके हैं। और स्पेशली मुझे मेरी बहनों ने कहा है कि मैं जब यहाँ आऊँ तो उनका नाम लूँ। तो मेरी बड़ी बहन आलिशा अली और मेरी छोटी बहन आफिया अली और मेरे दोस्त और मेरे एकदम जिगरी यार चंद्रा भैया और मोरा ध्वज अश्वनी भैया और मेरे कटघोरा के दोस्तों का मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठने के काबिल हुआ हूँ। सर, आपको मैं अपनी पारिवारिक स्थिति बताऊं तो मेरी माता जी हैं, वो 2015 से उनका पैरालिसिस का परेशानी है और वो ठीक से चल नहीं पाती हैं, वो एक वॉकर में चलती हैं। और मेरे लिए ना मेरी वो बच्ची के समान है। जब आदमी घर में लड़की पैदा होती है ना, तो मेरे को समझ आता है कि ना आप जो पिता है वो इतना खुश क्यों होता है बेटियों से। तो मेरी माँ मेरी बेटी के समान है और मेरे अब्बू मेरे बड़े बेटे के समान है और मेरे को भी वो बेटा समझते हैं। आप इन्हीं शब्दों को सोच लीजिए कि मेरे पिता कहते हैं कि बेटा, तुला जितना पढ़ना है तो पढ़, तुला जो करना है तो कर। वो मेरे को ऐसे कपड़ों में नहीं देख सकते, लोअर टी शर्ट में। उनको चाहिए कि मैं अधिकारियों जैसा पहनूं, भले कुछ हो या ना हो, मेरे को टिप टॉप देखना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के प्रति भी। और इसी स्थिति में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रेम देखना है ना, तो मेरे माता पिता का आप प्रेम देख सकते हैं। कि हमारे ऊपर तो ये भी आक्षेप लगाया जाता है कि मुसलमानों में 4 शादियाँ तो अलाउड है करके, और मेरे पिता संपन्न हैं। हमारे पास ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम संपन्न हैं। और उसके बाद मेरी माँ जो है 10 साल से बिस्तर में है। मेरे पिताजी उसी तरह जैसे एक बाप जो है अपने बच्चों का ख्याल करता है, एक माँ जो अपने बच्चों की खिदमत करती है, उसी तरीके से मेरी माँ की खिदमत मेरे अब्बू करते हैं। और उन्हीं की वजह से, क्योंकि मेरे दोनों बहनों की शादियां हो गई हैं और मेरे अब्बू मेरी अम्मी का ख्याल रख रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ बिलासपुर में रह के पढ़ पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया यासिर, बहुत संघर्ष भरा रहा है आपका जीवन। आपने ये जो सफलता अभी हासिल की है, आप इसकी तैयारी कब से कर रहे हैं यहाँ से? मैं सितंबर 2022 में यहाँ पीएससी के उद्देश्य से यहाँ बिलासपुर आया था। लेकिन आपको पता चलता है ना कि जब आप पहले आते हैं तो देखते हैं कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट कितनी है, अरे वाह, डिप्टी कलेक्टर का 15 पोस्ट आया है, डीएसपी का 10 पोस्ट आया है। फिर धीरे धीरे आप नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं, अरे भाई, नायब तहसीलदार का तो 40 पोस्ट आ गया करके। तो वहाँ तक मैंने जर्नी को अपना बढ़ाया है और देखा है इन चीज़ों को भी, कि आदमी ये सोचता है ना एक बार मैं निकाल लूंगा ये वो करके। तो मैंने भी नीचे से ऐसे देखा है कि अरे भाई, नायब तहसीलदार का इस बार ज़्यादा है करके। तो यासिर, पीएससी का उद्देश्य लेके आप अपने गांव से आए और वो पीएससी की तैयारियों के दौरान कैसे आपको मन हुआ कि आपको एडीओ देना चाहिए या वन डे एग्जाम पे आपको वो फोकस करना चाहिए? सर, परेशानी ये है कि हम ना केवल एक उद्देश्य लेके नहीं चल सकते, क्योंकि मेरी एक जिंदगी के साथ ना कई लोगों की जिंदगी जुड़ी है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ पीएससी के उद्देश्य से आऊं और ये मुझे इस पीएससी में सफलता ना मिली, क्योंकि सीजीपीएससी में जाहिर सी बात है कि अनिश्चितता की संभावना बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप प्री में चढ़े हैं, मेंस में चढ़े, उसके बाद इंटरव्यू में चढ़े हैं, उसके बाद भी असफलता है और आप चढ़ गए हैं चौथे माले में, तो आप इतने चौथे माले में चढ़े हुए हैं, तो आप नीचे गिरेंगे तो उसके लिए गद्दा क्यों नहीं रखेंगे? तो गद्दा नीचे रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैंने पीजीडीआरडी का कोर्स किया,
अभी मैं एडीओ का एग्जाम दिलाने के बाद मैं बी लिप करने वाला था, अच्छा। क्योंकि मेरे को एक बैकअप चाहिए। और एक प्लान सी रखना चाहते थे आप? जी, प्लान बी, बिल्कुल। प्लान सी, मतलब ऑप्शनल प्लान जी, लोगों के बिल्कुल। पास होने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ये लोगों के। तो जैसा कि यासिर, ये सीजीपीएससी की तैयारी बहुत लंबी जर्नी होती है, काफी थका देने वाली, थोड़ा डिमोटिवेट करने वाली जर्नी इसको कही जाती है, लोगों को लंबा समय लगता है करने में। तो इन तैयारियों के दौरान कुछ मौके आपके पास भी ऐसे आए होंगे जब आपको लगा होगा कि नहीं, मैं कहीं गलत जगह आ गया या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा? क्या ऐसा कुछ आपने फेस किया इन तैयारियों के दौरान? मेरे पर्सनली लाइफ में मेरे साथ ये जरूर हुआ है, डिमोटिवेटेड तो इस वजह से नहीं हुआ हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा करके, क्योंकि मेरे को पता है कि साम दाम दंड भेद की नीति है कि आपको कुछ भी करके एग्जाम तो निकालना है, और भरोसा था मेरे को कि मैं निकाल लूँ। लेकिन कुछ फैमिली वालों के कारण से, ताने की वजह से लगता था कि मैं एक बार रेलवे स्टेशन से आ रहा था और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, और जाहिर सी बात है कि मेरे फैमिली में है एक, तो मैंने उनको फ़ोन किया और मेरे को उस वक्त एहसास किया कि मेरे को भले पैसा दे देना था लेकिन मेरे को उनको फ़ोन नहीं करना था। तो मैं वहाँ से फिर रोते रोते रूम आया और बताया सबको कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। तो बस इसी वजह से मैं डिमोटिवेटेड हुआ हूँ। और एक ये भी होता है कि ना, लोग ना यहाँ बिलासपुर में रहते हुए ना किसी के मतलब प्रेम में फंस गए या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज है, तो मैं इसको गलत बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ना आप ये पढ़ाई ना बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ही ज्यादा। आपको डेली नए नए चैलेंजेस आएंगे, आपका टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएगा, तो आपको ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनके साथ ना आप अपनी परेशानियों को शेयर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ना आपके साथ कोई ना ऐसी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिनके साथ ना आप तैयारी कर सके या अपनी परेशानियों को साझा कर सके। लेकिन अगर यही चीज ज्यादा हो जाता है ना, तो मान लीजिए लड़ाई या दुनियादारी जो भी कुछ चीज है, तो बेचैन रहने से ज्यादा ये अच्छा है कि मैंने उसी वक्त ये पढ़ा था कि बात खत्म हो गई, जब दूर दूर यूं रहना है तो फिर ठीक है ना, न तो खुदा है और न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। जब दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में रहें। उसने कहा था कि अब के बिछड़े तो शायद ही कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वाह। तो यासिर जी, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है कि राज्य के हजारों युवा जो इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक तो उनके पास एक स्ट्रेटेजी की कमी होती है। स्ट्रेटेजी की कमी होने के कारण, सही दिशा पे मेहनत ना करने के कारण वो अक्सर अनसक्सेस हो जाते हैं। तो आपने अब सफलता पाई है, तो आपने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, एक तो स्ट्रेटेजी बनाना आपके लिए टास्क है, और दूसरा आपके लिए चैलेंज ये होता है कि उस स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। एक हैवी शेड्यूल आप बना सकते हैं, एक रूटीन डेली टाइम टेबल आप बनाएंगे, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन, उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपने कैसे अपनी तैयारियों के लिए अपना स्ट्रेटेजी बनाई, अपना क्या रूटीन आपने फॉलो किया जो हमारे एस्पिरेंट्स को काम आए? सर, सबसे पहले ना ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ना अपनी अक्षमताओं को पहचान लें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। आप दूसरों को बेवकूफ जरूर बना सकते हैं कि मेरा मैथ्स ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं यही मानता हूं कि मैंने अपनी अक्षमताओं को पहचान लिया था कि मेरा मैथ्स ठीक नहीं है, और ये एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं इससे पहले भी सीजीपीएससी प्री निकाल चुका हूं, और उसमें मैंने ये जो पेपर 1 है आराम से निकाला था। और मैं बस यही सोच के चलता हूँ कि जब मैं इतना बड़ा एग्जाम निकाला हूँ ना, तो ये मेरे लिए आसान है और मैं इसको कर सकता हूँ। आपने अटल फिल्म मूवी में ये सॉन्ग है, सुना होगा। तो मेरा ये सॉन्ग ना मोटिवेशनल है कि तू धरती है तो डोल जा, आवाज है तो बोल जा, तू जिस्म है तो फड़फड़ा और खून है तो खौल जा, ओ शेर आज दहाड़ दे, अंबर पे तिरंगा गाड़ दे, माँ के दूध की तुझे कसम, मर जा या फिर मार दे। और इसी के साथ मैं समझता हूं कि अक्षमताओं को आपने जब पहचान लिया है तो इस पर आप काम करिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को 1 या 2 दिन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 1 या 2 दिन पढ़ने से अच्छा है आप मल्टीपल सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और घंटों में डिवाइड कीजिए अपने समय को। और लोग समझते हैं कि मतलब करेंट अफेयर कितना पढ़ना है, डेली पढ़ना है, या फिर ये आपको करेंट अफेयर को इतना हेक्टिक नहीं बनाना है। क्योंकि मुझसे एक लड़की ने पूछा कि भैया करेंट अफेयर के लिए क्या करूं, कैसे, मेरे को बस करेंट अफेयर नहीं बन रहा है। तो मैंने उससे कहा कि सीजीपीएससी प्री में जो करेंट अफेयर आ रहा है, जो पूछ रहा है, वो बन भी कहाँ रहा है किसी से।
तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज के लिए। बस आपको बेसिक चीजों पर फोकस करना है कि आपसे बेसिक चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप टेस्ट दिलाएंगे या जब आप अपने गुरुओं की संगत में रहेंगे। मैं समझता हूं कि अगर आपका गुरु है ना, आप जब उनके प्रत्यक्ष आप पैर छू पा रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। क्योंकि इतनी भीड़ में जब कोई आदमी यूपीएससी करने जाता है और दुनिया के बड़े बड़े एग्जाम करने जाता है, वो अपने गुरु को बस दूर से देखता है और उनके पैर नहीं छू पाता। लेकिन आपके पास ये सौभाग्य है कि आप अपने गुरु के पैर छू सकते हैं। आप अपने डिप्रेशन की बात अपने गुरु से कर सकते हैं। तो आपका मार्गदर्शन आपका देने वाला है, जो बताने वाला है, आपका गुरु है। और मेरे लिए मेरे गुरु रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे चंद्रा भैया, अश्वनी भैया और मूरत ध्वज, मेरे जितने भी दोस्त हैं, ये मेरे लिए मेरे गुरु के समान हैं। इन्हीं से मैंने सीखा है। जब हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं तो करंट अफेयर पे चर्चा हो रही है और कोई गलत बता रहा है और दूसरे दिन पेपर में छप जा रहा है वही करंट अफेयर, और मैं पेपर में करंट अफेयर बनाते समय सोच रहा हूँ अरे यार अच्छा हुआ इसको तो बताया थे भैया करके। ये चीजें हैं। और स्ट्रेटजी तो मूल रूप से यही है कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको सिली मिस्टेक तो नहीं करना है। जैसे 2 गोला लगाना महापाप है, गोला ऊपर नीचे करना महापाप है। आज यदि आप पीएससी मेंस देते हैं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी ना आपको ना बेसिक मिस्टेक की इजाजत नहीं देता है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना भी महापाप है। आपको लिख के तो आना है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, 1400 नंबर का पेपर है, उसमें अगर कोई 750 700 नंबर पा रहा है वो टॉपर बन जा रहा है। टॉपर सिलेक्शन लेकर के आ रहे हैं, टॉपर बन जा रहे हैं। जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि तैयारियों के दौरान आपको अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है, और अपने आप को बेवकूफ ना बनाने का तरीका है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और आप उन कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करें। तो यासिर जी, आज तो आप सक्सेस हो गए हैं, और ऐसा तो पारिवारिक बैकग्राउंड में आपने बताया कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से कोई कमियां नहीं थी आपको, लेकिन आज प्रदेश के बहुत सारे युवा हैं जो सामाजिक दबाव के कारण, जो आर्थिक मजबूरियों के कारण वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, या वो बहुत जल्दी समय पर गिव अप कर देते हैं। तो उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं जब एग्ज़ाम निकला था तो आपको पता होगा कि मेरी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, तो इसमें ना शिक्षा का स्तर एकदम न्यूनतम है थोड़ा भी। तो हमारे कटघोरा में मुसलमानों की आबादी लगभग 5000 है, और उसमें मैं मेंस लिखने वाला और अभी सरकारी नौकरी पाने वाला पहला लड़का हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या होगी लोगों की और शिक्षा का स्तर क्या होगा। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मुझे उन्हें मोटिवेट करना है, चाहे सामाजिक तौर पे हो। मुझे लड़कों से तो उतनी उम्मीदें नहीं है अपने कौम के, लेकिन मुझे लड़कियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे कौम की लड़कियां पढ़े। जी, जिस समुदाय से आप आते हो समुदाय में लड़कियों को और भी बंधनें बहुत सारी रहती हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, सोच में नहीं रहती। खासकर मैंने देखा है, जहाँ तक सोच में नहीं रहती कि घर की लड़कियों को सरकारी अफसर बनाएंगे, ऐसा कुछ सोच में नहीं रहता, जो कहीं ना कहीं लड़कियों के पीछे होने का कारण है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बात कहा आपने यासिर कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने समुदाय की, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उनमें होप देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। ढेरों शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन पथ पर अग्रसर हों। जैसा कि आप अभी सफलता पाए हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? आप यहीं रुक जाना चाहते हैं या अभी सफर अभी और लंबा तय करना है आपको? सीजीपीएससी तो मेरा सपना है और वो शिद्दत भी है, तो मैं उससे इतर कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एडीओस जरूर बैकअप के लिए करना चाहता था, क्योंकि मेरे को साबित करना था लोगों की कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और आज वास्तविकता यही है कि मैंने वो चीज़ कर लिया है। लेकिन मेरे लिए सफलता का पैमाना सिर्फ नौकरी तो नहीं है, क्योंकि आप भी सोचिए कि अगर मैं इस नौकरी में आ जा रहा हूं तो क्या मेरे जीवन के संघर्ष खत्म हो जा रहे हैं? अगर मेरी जिंदगी के संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे लिए वो सफलता नहीं है। सफलता मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है। मैं सफलता को अंतिम सुख मानता हूं, मैं इसे ही मुक्ति का रास्ता मानता हूं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं लक्ष्य पूरा इसे कह सकता हूं, सफलता तो नहीं कह सकता। एक पड़ाव पार हुआ है जीवन का, और अभी तो बहुत सारे पड़ाव बाकी है, और पड़ाव के बाद अंतिम सफलता बाकी है। सफलता क्या मानते हैं आप? किस चीज को सफल होना मानते हो? मैं सफलता को अलौकिक मानता हूँ। अलौकिक, वेरी गुड। मेरे लिए सफलता ना, अगर सफलता को कोई आदमी प्राप्त कर ले तो वो मूक हो जाता है, फिर उसे अपने आप की परवाह नहीं होती, औरों की परवाह नहीं होती। आपने मजनू का ये किस्सा सुना होगा कि
लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमारी कम्युनिटी में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है उसके सामने से आप नहीं गुजर सकते, तो मजनू उनके सामने से गुजर जाता है और वो लोग मजनू को उठ के मजनू को काफिर कहते हैं कि तूने हमारी नमाज खराब कर दी। तो मजनू का जवाब ये रहता है कि मैं तो अपनी माशूका के याद में खोया हुआ था इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन तुम भी तो अपनी माशूका को याद कर रहे थे, तुम भी तो उसकी इबादत कर रहे थे, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया। तो मैं इसे अलौकिक मानता हूँ। और बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है कि मजनू नूलर आशिक कहंदे तेरी लैला कितनी काली, उसका जवाब मजनू मियाँ तेरी अख नहीं देखने वाली, कुरान करीम दे हर्फ ने लिखे ओते लिखी ते स्याही काली, वे बुलिया जिथे दिल हार जांदे उत्थे की गोरी की काली। बहुत बहुत बढ़िया है सर जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आगे के भविष्य में जीवन में ऐसी निरंतरता सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे लिए समय निकाला, इस एकेडमी को टाइम दिया, और हमारे एस्पिरेंट्स को, बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सफलताओं के प्रतिभागियों से आप भी कुछ गुर सीखेंगे, कुछ हुर सीखेंगे, और आगे अपनी तैयारियों को नया अंजाम देने में, नया आयाम देने में ये आपकी बहुत मददगार होंगे। तो पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यासीर, और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।